Hello students, here Shilpi Saini from Suraj School Bhiwadi, PGT English. Chapter number 2 is going on. We will go through this chapter today. From here we have to start. When I started writing songs as a teenager and even I started to achieve some renown for my abilities, my aspirations for these songs only went so far. I thought they could be heard in coffee house or bars, maybe later in places like Carnegie Hall, the London Palindrome. If I was really dreaming big, maybe I could imagine getting to make. नाउ यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है कि जब ये टीनेज में था तभी से इसने लिखना शुरू कर दिया था और ये कुछ एस्पिरेशन मतलब एम्बिशन, महत्वाकांक्षा, तो ये जो है इस तरीके से लिख रहा था ताकि इसकी जो एम्बिशंस थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो ये और आगे बढ़ना चाहता था और अपनी एबिलिटी से कुछ बड़ा अचीव करना चाहता था. रेनोवन मीन्स फेमस, नोन, तो कुछ ऐसा ही रिनोन ये फॉर माई एबिलिटीज़, इस तरह की चीज़ें ये हासिल करना चाहता था. आई थॉट दे कुड बी हर्ड इन, और इसको ये लगता है कि इनके जो सॉन्ग्स हैं वो कॉफ़ी हाउस में और बार्स में और फिर उसके बाद जो है कार्नेगी हॉल में, लंदन पैलेंड्रोम में, इन जगह पर सुना जाएगा. इस तरह की इसकी सोच थी, इस तरह के इसके एम्बिशन थे. इफ़ आई वॉज रियली ड्रीमिंग बिग मे बी आई कुड नॉट इमेजिन गेटिंग टू मेक. अब ये कह रहा है कि हो सकता है मैं जो हूँ कुछ बड़ा सोच रहा हूँ, ठीक है, और कुछ अच्छा सोच रहा हूँ, कुछ मेरी ज़्यादा महत्वाकांक्षा है. रिकॉर्ड एंड देन हियरिंग माई सॉन्ग्स ऑन द रेडियो. फिर उसके बाद क्या होता है, इसके सॉन्ग्स जो है रेडियो पे सुने जाने लगते हैं. एंड एवरी वन वॉज इन्जॉइंग द सॉन्ग्स ऑन रेडियो. फिर ये क्या कह रहा है, दैट वॉज रियली द बिग प्राइज इन माई माइंड. मेकिंग रिकॉर्ड्स एंड हियरिंग योर सॉन्ग ऑन द रेडियो meant that you were reaching a big audience and that you might get to keep doing what you had set out to do. अब ये कह रहा है कि अगर आपको रेडियो पे लोग सुन रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि आप बड़े लेवल तक लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, लोग आपको सुन रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग आपको जो है सुन रहे हैं. Well, I have been doing what I set out to do for a long time now. I have made dozens of records and played thousands of concerts all around the world. अभी क्या कह रहे हैं, ही हैज़ जस्ट रिकॉर्डेड डजन्स ऑफ सॉन्ग्स, ओके, एंड थाउजेंड्स ऑफ कंसर्ट्स ही हैज़ प्लेड. उसने काफ़ी सारे प्रोग्राम दिए हैं, काफ़ी सारे सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए हैं, काफ़ी सारा जो है अचीवमेंट इसने हासिल कर लिया है. बट इट इज़ माई सॉन्ग्स दैट आर द वाइटल सेंटर ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग. वाइटल मीन्स इसेंशियल. अब ये कह रहा है कि जो सॉन्ग्स हैं ये एक वाइटल इसेंशियल सेंटर है, ठीक है ना, सभी चीज़ का. दे सीम्ड टू हैव फाउंड अ प्लेस इन द लाइव्स ऑफ मेनी पीपल थ्रू आउट मेनी डिफरेंट कल्चर एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट. अब ये कह रहा है क्योंकि ये अपने सॉन्ग्स किसके लिए लिखता था, ह्यूमन काइंड के वेलफेयर के लिए लिखता था. तो जो ये सॉन्ग्स ये सिंग करता था तो बहुत से लोग इसको अपने जीवन में पाते थे और वो लोग काफ़ी इंजॉय करते थे और काफ़ी जो है डिफरेंट कल्चर के लोग उसको सुनते थे, समझते थे, इंजॉय करते थे. उसके लिए ये कह रहा है आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट. But there is one thing that I must say, as a performer I have played for 50,000 people and I have played for 50 people. कह रहा है 50,000 people के लिए और 50 people के लिए, इस तरह से मैंने अपनी परफॉर्मेंस दी, यानी कि बहुत ज़्यादा दी. And I can tell you that it is harder to play for 50 people. Now he is saying that it is tough for playing 50 people. Okay, 50,000 people have a singular persona. Not so with 50. Each person has individual separate identity, a world unto themselves. They can perceive things more clearly. Your honesty and how it relates to the depth of your talent is tried. The fact that the noble commitment is so small is not lost on me. अब ये क्या कह रहे हैं कि जो इसने परफॉर्मेंस दी वो हर किसी के इंडिविजुअल के उनकी सेपरेट आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग दी है और वो जो है ये बताते हैं कि जो इतनी सारी ऑडियंस थी उनकी, हालांकि वो सब एक काउंट होती हैं, लेकिन ये कह रहे हैं उनके सबके आइडियाज़ अलग थे, वो सब सेपरेट आइडेंटिटी के थे और वर्ल्ड थे अपने आप में वो एक, ठीक है ना. और वो फिर उसके बाद कहते हैं कि ये जो थिंग्स थी ये ज़्यादा, दे कैन परसीव थिंग्स मोर क्लियरली. परसीव मीन्स अंडरस्टैंड, वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझते थे. योर ऑनेस्टी एंड हाउ इट रिलेट्स टू द डेप्थ ऑफ योर टैलेंट इज़ ट्राइड. फिर ये कहते हैं ऑनेस्टी जो कि आपके टैलेंट के साथ मैच होती है, डेप्थ ऑफ योर टैलेंट, आप जो हार्ड वर्क करो उसके साथ ये मैच होती है, ये कोशिश की गई थी. और इस तरीके से द फैक्ट दैट द नोबल कमिटी इज़ सो स्मॉल,
इज़ नॉट लॉस्ट ऑन मी। फिर कहते हैं जो नोबल कॉमेडी है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि सो स्मॉल है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो मेरे को ही फोकस करे। अब ये कह रहे हैं बट लाइक शेक्सपियर, अब ये अपने आप को शेक्सपियर से थोड़ा सा मैच करते हुए, कंपेयर करते हुए कहते हैं बट लाइक शेक्सपियर आई टू एम ऑफन ऑक्यूपाइड मीन्स बिजी। शेक्सपियर की तरह मैं भी थोड़ा बहुत ही बिजी हूँ with the pursuit of my creative endurance and dealing with all aspects of life mundane matter who are the best musician for the songs। अब ये कह रहे हैं कि जो है मेरी लाइफ का जो लक्ष्य है, जो जिसको मैं चेज़ कर रहा हूँ, जो क्रिएटिव इंड्योरेंस है और जो डील कर रहा है सभी एस्पेक्ट की लाइफ से, जो है मतलब कि लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं उनके साथ डील करता है और सोशल मैटर्स को सोचता है। हु आर द बेस्ट म्यूजिशियन, ये सारे इनके क्वेश्चन है। जिस तरीके से शेक्सपियर प्ले लिखने के पहले सब चीज़ों को प्लान करते थे ना कि ये चीज़ें हो सकती हैं, इन चीज़ों के ऊपर विचार करना ज़रूरी है कि प्लेस जो है लिमिटेड होना चाहिए, टाइम लिमिट होनी चाहिए प्ले लिखने के पहले, उस तरीके से ये अपने लिए उन कॉमन फैक्टर्स के बारे में सोचा करता था जो ज़रूरी था। जैसे हु आर द बेस्ट म्यूजिशियंस फॉर दीज सॉन्ग्स, जो गाने इसने लिखे हैं उसके लिए अच्छा म्यूजिशियन कौन है। एम आई रिकॉर्डिंग इन द राइट स्टूडियो, क्या उसकी जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो स्टूडियो जो हो वो सही है। इज़ दिस सॉन्ग इज़ द राइट की, क्या ये जो गाना है ये इसमें जो ये कीज़ है ये राइट है। सम थिंग्स नेवर चेंज इवन इन 400 ईयर्स। फिर कह रहा है कुछ चीज़ें जो इस तरह की विचारशील चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं, जिसको सोचते हुए वो कभी नहीं बदलती हैं। नाउ ही सेइंग दैट नाउ वंस हैव आई ever had the time to ask myself are my songs literature। Now he is thinking that means about his song that is it literature। वो अपने गानों के बारे में सोचते हैं क्या मेरे सॉन्ग्स वास्तव में लिटरेचर हैं, लिटरेचर को बिलोंग करते हैं। So I do thank the Swedish Academy both for taking the time to consider that very question and ultimately for providing such a wonderful answer। फिर उसके बाद ये जो है अपना धन्यवाद देता है स्वीडन अकेडमी को कि उन्होंने इस क्वेश्चन के ऊपर अपना विचार किया, इसके ऊपर सोचा और उसका आंसर एक ब्यूटीफुल तरीके से दिया, वंडरफुल तरीके से दिया। कैसे दिया? अवार्ड देके, नोबेल प्राइज़ देके। माई बेस्ट विशेज़ टू यू ऑल, बॉब डिलन। Now the speech is over of Bob Dylan here. I think it is clear. Now we will go through the autobiography of Bob Dylan. Okay. Bob Dylan is the first musician to win the Nobel Prize. Nobel Prize लेने वाले ये फर्स्ट म्यूजिशियन थे। एंड डिलन बॉर्न रॉबर्ट एलन जिमरमैन, इट इज़ द रियल नेम ऑफ बॉब डिलन। ओके। इन 1941 इनका जन्म कब हुआ था? 1941 में हुआ था। बिगिन एज अ फोक सिंगर, ठीक है। मिनेसोटा में इनका जन्म हुआ था और ये एक फोक सिंगर की तरह अपना करियर शुरू किए थे। द सन ऑफ अ स्टोर ओनर, ही टॉट हिमसेल्फ टू प्ले द हारमोनिका, गिटार एंड पियानो एट एन अर्ली एज। ये जो है एक उनके सन थे, किसके सन थे? एक स्टोर ओनर के, ठीक है। उनके फादर जो थे एक स्टोर ओनर थे। फिर इसके बाद जो है इन्होंने अपनी स्टार्टिंग कैसे की? हारमोनिका, गिटार और पियानो वगैरह बजा करके की। इन 1916 विद अ हारमोनिका एंड एन एक्सिक्यूटिव गिटार, डिलन रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस, वॉर एंड रेसिज्म। वो वॉर के और सोशल इनजस्टिस के और रेसिज्म मतलब रेस के आधार पर जो लोगों को सेग्रीगेट किया जाता है, जातिवाद जिसे कहते हैं, तो इन सब चीज़ों के बेसिस पे अपनी आवाज़ उठाना शुरू किया, ठीक है। एंड बिकेम अ सिविल राइट्स कंपेनियर। कंपेनियर मीन्स अ पर्सन हु टेक्स पार्ट इन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़ that are intended to bring about a social or political change। मतलब वो इंसान जो कि आपका पार्ट ले रहा है एक ऑर्गेनाइज एक्टिविटी में जिनका इरादा है सोशल और जो है पॉलिटिकल चेंजेस है वो लाने का पॉजिटिवली। तो इन्होंने क्या क्या अपनी आवाज़ किधर कैसे उठाई? जैसे इनजस्टिस के लिए, रेसिज्म के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने अपने सॉन्ग में वॉर, इनजस्टिस और रेसिज्म को प्रेजेंट किया। And became a civil rights campaigner. He recorded an astonishing 300 songs. Okay, 300 songs. फर्स्ट 3 years इंक्लूडिंग द क्लासिक ब्लोनी इन द विंड। इन्होंने अपने 300 सॉन्ग प्रेजेंट किए जिसमें 3 years में, ठीक है, और जिसमें आपके क्लासिक ब्लोनी इन द विंड भी एक फेमस सॉन्ग है, वो भी इसमें था। अपने 3 years में इन्होंने इसे रिकॉर्ड किया। एस्टोनिशिंग मतलब आश्चर्य से भरा हुआ, फुल ऑफ सरप्राइज यू कैन से।
In 1963, he sang the iconic. Okay. In 1963, he sang at the iconic procession for the civil rights of African American, where Martin Luther King Jr. gave his historic "I Have a Dream" speech. अब ये बता रहे हैं कि वहाँ पर जो है 1963 में इन्होंने अपना इकॉनिक प्रोसेशन प्रेजेंट किया था सिविल राइट्स के लिए, ये भी सिविल राइट्स के लिए था, अफ्रीकन अमेरिकन्स के लिए, वेयर जहाँ पर जो ये मार्टिन लूथर थे इन्होंने एक हिस्टोरिक स्पीच दिया था जो कि क्या था, आई हैव अ ड्रीम स्पीच, आई हैव अ ड्रीम. Dylan gained notice with his stirring protest songs and became a writer of anti-war and civil rights movements. अब जो ये डिलन थे इन्होंने जो है क्या मतलब क्या हासिल किया, नोटिस किया, with his stirring protest songs and became a writer and anti-war and civil rights movement. ये काफ़ी फेमस हो जाते हैं अपने इस प्रोटेस्ट की वजह से, जिस तरह से ये अपना प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे इस तरह से ये काफ़ी ज़्यादा ओके बिकेम. फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर फेमस हो जाते हैं, यू कैन सी इट हियर. फिर इसके बाद आप देख सकते हैं Dylan's songs, which are prose poems with layers of inner meaning, are instantly recognizable by his distinctive nasal twang vocals. अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो उनके सॉन्ग्स थे और जो उनकी पोएम्स थी वो जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब मीनिंग आर इंस्टेंटली रिकग्निजेबल, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि फेमस थी, काफ़ी ज़्यादा पहचान में आने वाली चीज़ थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, लोग उनको इन्जॉय करते थे क्योंकि उनके जो साउंड्स थे जो वो मतलब यूज़ करते थे वो नेज़ल ट्वैंग यूज़ करते थे. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेज़ल ट्वैंग? नेज़ल ट्वैंग मीन्स हियर अ क्वालिटी ऑफ वॉइस प्रोनाउंस्ड बाय ब्रेथ रिजोनेटिंग इन द नोज़. एक ऐसी आवाज़ जो कि आपकी प्रोड्यूस होती है जब आप ब्रेथ को लेते हो नोज़ के थ्रू, तब एक तरह की जो आवाज़ निकलती है वो थी, तो वो लोगों ने उसको काफ़ी इन्जॉय किया था. जो डिलन्स के सॉन्ग थे जो और प्रोज पोएम्स विद लेयर ऑफ इनर मीनिंग आर इंस्टेंटली रिकग्निजेबल बाय हिज डिस्टिंक्टिव नेजल ट्वैंग वोकल्स. जो उनके नेजल ट्वैंग वोकल्स थे वो उसकी तरह थे और वो काफ़ी ज़्यादा नोटेबल थे. डिस्टिंक्टिव मीन्स हियर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हियर डिस्टिंक्टिव? नोटेबल, काफ़ी नोटेबल थे, लोग उसको समझते थे, ठीक है, और वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे. फिर इसके बाद हम देखेंगे अ गिटारिस्ट हु प्लेड विथ हिम वंस सेड वर्किंग विद हिम वॉज लाइक नोइंग शेक्सपियर. द इमेजरी ऑफ मिस्टर tambourine man is beautiful and is really poetry. Dylan in a career of more than 50 years also explored blues and jazz. अब ये बता रहा है कि जो गिटारिस्ट थे जिन्होंने जो इनके साथ एक बार प्ले किया था, एक बार इन्होंने कहा था कि इनके साथ काम करना जैसे शेक्सपियर को जानना है, और उनकी इमेजरी जो थी टैम्बोरिन मैन, ये एक ब्यूटीफुल पोइट्री थी. जो ये आपका नेम है दैट इज़ टैम्बोरिन मैन, मिस्टर टैम्बोरिन मैन इज़ अ ब्यूटीफुल पोइट्री, ठीक है. और डिलन अपने करियर में 50 ईयर्स मतलब कि जो उनका करियर था उसमें इन्होंने एक तरह की ब्लूज़ एंड जैज़ म्यूज़िक जो है काइंड ऑफ म्यूज़िक इट इज़, वो भी एक्सप्लोर किया था, उसके ऊपर भी काम किया था, उसको भी फाइंड आउट किया था. क्लियर क्लास? आगे देखेंगे. इन द लेट 1917 डिलन डिक्लेयर्ड दैट ही हैड अ स्पिरिचुअल रीबर्थ एंड रिटर्न्ड टू रिलीजन अगेन. तो अब डिलन जो है 1917 में कहते हैं कि उनका ये रीबर्थ है जो कि स्पिरिचुअल रीबर्थ है, और वो स्पिरिचुअल और रिलीजन की तरफ जो है टर्न हो जाते हैं. ही रियलाइज 3 एल्बम ऑफ रिलीजियसली इंस्पायर्ड सॉन्ग, और उन्होंने जो है रिलीज़ किया 3 एल्बम्स को जो कि रिलीजियसली इंस्पायर्ड सॉन्ग्स थे. In 1918 he earned his first Grammy Award. फिर उनको अपना फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड मिलता है, ठीक है, फॉर द सॉन्ग गोटा सर्व समबडी, एंड द सॉन्ग that was sung by him that is गोटा सर्व समबडी. In the following years he won many more awards, and after that he was getting many more awards like okay. And then Dylan has never been a conformist. Conformist means क्या होता है? What is the meaning of conformist? It is like a person who follows traditional standards of conduct.
तो वो जो है कभी भी ट्रेडिशनल चीज़ों को फॉलो नहीं करते थे, वो कभी भी जो है जो भी ट्रेडिशनल चीज़ें हुआ करती थी जो सभी फॉलो करते थे, वो उन चीज़ों को कभी फॉलो नहीं करते थे. इन फैब 2010 he performed the times they are a changing, backed by just a piano at the White House for the concert honoring the music from the civil rights movement. अब आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक प्रोग्राम दिया, द टाइम्स दे आर चेंजिंग, जो कि पियानो से था, बैक्ड बाय जस्ट अ पियानो एट द वाइट हाउस में हुआ, फॉर अ कंसर्न ऑनरिंग द म्यूज़िक, सिविल राइट्स मूवमेंट को यहाँ पर टॉपिक लिया गया था. हियर इज़ द प्रेसिडेंट ओबामा भी वहीं थे. प्रेसिडेंट ओबामा हैड टू से he would not come to the rehearsal, he had not want to take a picture with me. Okay, he came in and played the song. He had to say, उन्हें ये कहना था कि वो यहाँ रिहर्सल के लिए नहीं आया, उसने मेरे साथ पिक्चर नहीं ली, और वो जो है he came in the he came in and played, वो आया और अपना जो है जो भी गाना था वो सिंग किया, द सॉन्ग. ओके, ही फिनिश्ड द सॉन्ग, स्टेप ऑफ द स्टेज, फिर कहता है कि सॉन्ग फिनिश किया, स्टेप नीचे आता है, आई एम सिटिंग राइट इन द फ्रंट रो, मैं वहाँ पर बैठा हुआ था फ्रंट रो में, राइट साइड में. कम्स अप आते हैं, शेक्स माई हैंड्स, शॉर्ट ऑफ टिप्स, हिज हेड गिव्स मी जस्ट अ लिटिल ग्रिन इज स्माइल देते हैं, एंड देन लीव्स. एंड what that was it, I thought that is how you want Bob Dylan, right? And you don't want him to be all grinned with you, you want him to be a little special about the whole enterprise, so that was a real treat. अब यहाँ पर ये जो है बराक ओबामा की बात हो रही है. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अपने कंसर्ट से होके आए थे और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर इन्होंने इनके साथ हैंड शेक किया था. यू कैन सी इट हियर, सी in your book you can see Dylan shaking hands with President Obama. Now यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये क्या कह रहे हैं. बराक ओबामा से जो है आते हैं, उनसे हैंड शेक करते, तो वो ये बात कहते हैं कि उनको ऐसा कहना चाहिए, बट वो ऐसा कहते नहीं है, ठीक है. और फिर ये कहते हैं दैट्स हाउ यू वांट बॉब डिलन, राइट? तो क्या ऐसे ही, क्या ये सही था? यू डोंट वांट हिम टू बी ऑल ग्रीन विद यू, क्या मतलब यू डोंट वांट, क्या आप ऐसा नहीं चाहते कि वो सभी एक साथ जो है ग्रिन करते, स्माइल करते? यू वांट हिम टू बी अ लिटिल स्पेशल अबाउट द होल एंटरप्राइज, क्या आप उसके साथ थोड़ा सा भी स्पेक्टिकल नहीं होना चाहते थे? स्पेक्टिकल मीन्स डाउटफुल, दैट इज़ नॉट अ डाउटफुल थिंग. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पेक्टिकल? इट इज़ डाउटफुल. तो क्या आप थोड़ा सा भी डाउटफुल नहीं होना चाहते थे अबाउट द होल एंटरप्राइज, जो ये सारी चीज़ें चल रही थी इन सब चीज़ों के प्रति? सो दैट वॉज अ रियल ट्रीट, एंड इट वॉज रियली अ रियल ट्रीट. नाउ ही इज सेइंग दैट. Okay, and later on when Dylan's Nobel Prize win was announced, when the name of Dylan was announced for the Nobel Prize, there was no response from him for 2 weeks. 2 हफ्ते तक ये जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं देते. He did not travel to Stockholm for the prize ceremony. इवन वो जाते भी नहीं है वहाँ पे स्टॉकहोल्म पर प्राइज सेरेमनी के लिए. पाती स्मिथ अनादर सेलिब्रेटेड फोक सिंगर, पाती स्मिथ जो थी एक और फोक सिंगर थी, वो जो है फेमस फोक सिंगर थी. सेलिब्रेटेड फोक सिंगर मतलब फेमस फोक सिंगर थी वो भी. एक्सेप्टेड द प्राइज एंड परफॉर्म्ड डिलन सॉन्ग्स, उन्होंने प्राइज़ उनका एक्सेप्ट किया उनके बिहाफ पे और उनके सॉन्ग के ऊपर अपनी परफॉर्मेंस भी दी. और वो सॉन्ग कौन सा था आप देख सकते हैं, हार्ड रेन्स अ गोना फॉल, डिलन हैज़ टिल डेट फॉलोड हिज ओन पाथ. और डिलन जो है वो अभी तक अपने ही रास्ते को फॉलो कर रहे हैं, अपने ही रास्ते को देख रहे हैं. ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.